हेलो एवरीवन, दिस इज अनुप कुमार एंड आई वेलकम यू टू ऑल एट एमएस क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। फर्स्ट क्या था, मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर बना होता है और पार्टिकल्स क्या होते हैं, वेरी स्मॉल। ठीक है, सेकंड क्या था, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। थर्ड है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के उनके बीच में स्पेस होता है। और फोर्थ क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इसे हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इसे, फिर भी हम आगे क्या करते हैं, इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्या था, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स, इसके आगे एक और पॉइंट ऐड करता हूं मैं, द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर, द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, है ना। पार्टिकल्स के जो साइज होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, जिसे हम देख भी नहीं सकते बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, अब जो बात स्टार्ट होती है कि इसे हम प्रूफ कैसे करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, हर एक कैरेक्टरिस्टिक को समझना है, रटना नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस हर एक कैरेक्टरिस्टिक को हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, लास्ट एक्सपेरिमेंट आप लोग को याद होगा, पोटेशियम परमैंगनेट वाला। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स को हमने लिए थे और उन्हें क्या किया था, वाटर में डिसॉल्व कर दिया था, जिसके उसका कलर क्या हो गया था, चेंज हो गया था। ठीक है, उसी एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर रिपीट करेंगे, बस थोड़ा सा चेंज करते हुए। क्या चेंज करना है वो मैं आगे बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, पोटेशियम परमैंगनेट लेना है। पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं। क्या करना है, कुछ क्रिस्टल्स लेना है। इसका कलर क्या था, पोटेशियम परमैंगनेट का, पोटेशियम परमैंगनेट का कलर था, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स को हमने क्या किया था, वाटर में डिसॉल्व किया। वाटर में क्या किया, डिसॉल्व कर। ठीक है, और वाटर में डिसॉल्व करने के बाद इसका कलर, वाटर का कलर क्या हो जाता है, वाटर कलरलेस से चेंज होकर ये पर्पल कलर का हो जाता है, पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या कर रहे हैं, कुछ थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, एक 100 ml का बीकर लेते हैं। ठीक है, 100 ml का बीकर लेते हैं। अब 100 ml बीकर में क्या करते हैं, पूरी तरह से वाटर को फिल कर देते हैं। ठीक है, पूरी तरह से क्या करते हैं, वाटर को हम फिल करते हैं। 100 ml जो बीकर है उसमें पूरी तरह से क्या किया, मैंने वाटर को फिल कर दिया। ठीक है, अब इस वाटर में मैंने क्या किया, अब इस वाटर में मैंने पोटेशियम परमैंगनेट को डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, और फिर से क्या किया, फिर से मैंने एक और बीकर लिया, वो भी कितना था, 100 ml का। लेकिन इसमें मैंने क्या चेंज किया, इसमें मैंने 90 ml ही रखा। वाटर को कितना रखा, 90 ml, 90 ml वाटर रखा। ठीक है, अब बोलोगे सर 90 ml वाटर रखने का क्या रीजन है, तो मैंने क्या किया, इस जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन है, इससे 10 ml सॉल्यूशन को निकाल कर इसमें डिसॉल्व कर दिया। मतलब 90 ml वाटर हो गया और 10 ml आपका पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। इसी तरह करते करते मैंने इसे 4 to 5 टाइम्स रिपीट किया, 4 to 5 टाइम्स रिपीट किया। और रिपीट करने का रीजन क्या है, आप देखोगे जब इस एक्सपेरिमेंट में करते जाओगे तो आप ये नोटिस करोगे कि पहले वाला जो बीकर था, जिसमें सबसे पहली बार डिसॉल्व किया गया था, पोटेशियम परमैंगनेट को घोला गया था, वो उसका कलर क्या होगा, बहुत ही ज्यादा डार्क होगा, डार्क पर्पल होगा। ठीक है, लेकिन जैसा जैसा ये एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाते जाते हैं, 100 ml में पहले मैंने 10 ml का इसका 10 ml लिया, फिर अगले वाले में इसका 10 ml लूंगा, फिर अगले वाले में उसका 10 ml लूंगा। इस तरह से जब मैं इसे 4 से 5 बार रिपीट करता हूं तो क्या कलर जो है डार्क पर्पल से वो क्या हो जाता है, लाइट पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, डार्क पर्पल कलर से लाइट पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन कलर उसका चेंज नहीं होता है, पर्पल ही रहता है।
ठीक है, कलर चेंज नहीं हो रहा है और पर्पल कलर हमेशा वो शो करता रहा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे, और बहुत ही छोटे होने के कारण ये मतलब 4 से 5 बार हमने बीकर चेंज किया और उसमें डिजॉल्व किया, फिर भी वो अपना उसमें कलर शो कर रहे हैं। ठीक है, एक बात मैं बता सकता हूँ कि ये जो रेन ड्रॉप होता है, ये एक रेन ड्रॉप जो होता है ना बारिश में, एक रेन ड्रॉप बारिश की जो बूंद होती है वो 10 मिलियन पार्टिकल से मिलकर अप्रोक्स बनी होती है, 10 मिलियन पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। तो सोच सकते हो ये पार्टिकल्स कितने छोटे हैं। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने इस प्रॉपर्टी को देखा। अब मैं चलूंगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर प्रॉपर्टी के अंदर। सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। एक एक्सपेरिमेंट में मैंने ये बताया था कि जब हम इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती, इंसेंस स्टिक यानी कि अगरबत्ती को जब हम क्या करते हैं, बर्न करते हैं, जलाते हैं, लाइट करते हैं, बर्न करते हैं या लाइट करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो खुशबू होती है, इंसेंस होती है, इसकी जो खुशबू होती है, ठीक है, इंसेंस कह सकते हो। ठीक, इसकी जो खुशबू होती है वो खुशबू क्या होती है, पूरे एयर में, पूरे रूम में फैल जाती है, पूरे रूम में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। और स्प्रेड होने का रीजन क्या है कि ये इंसेंस स्टिक से जो गैसेस निकलती है, इंसेंस गैस जो निकलती है, ठीक है, इंसेंस गैस जो निकलती है, ये गैस भी क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ये गैस भी क्या होता है, पार्टिकल से मिलकर बना होता है। और ये पार्टिकल्स क्या होता है, पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है, जिसके कारण पूरे रूम में स्प्रेड कर जाता है और एयर के साथ डिफ्यूज हो जाता है। एयर के साथ क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि डिफ्यूजन यहाँ शो करता है। ठीक है, और एयर के साथ जब डिफ्यूज हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या, इंसेंस गैस की सेंट आती है। ठीक है, और ये शो भी कर रहा है कि पार्टिकल्स जो है इंसेंस गैस के वो क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। एक और एक्सपेरिमेंट हम ये देख सकते हैं कि एक मटेरियल है, सॉलिड है, जिसका नाम है कॉपर सल्फेट। ठीक है, क्या है, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जिस तरह से पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसी तरह से कॉपर सल्फेट भी होता है। उसका कलर रेड ब्राउन होता है, इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट के हम कुछ क्रिस्टल्स को लेंगे, कॉपर सल्फेट के हम कुछ क्रिस्टल्स को लेंगे और उन क्रिस्टल्स को क्या करेंगे, एक बीकर में जिसमें वाटर फिल होगा, एक बीकर में जिसमें वाटर फिल होगा, ठीक है, इसमें क्या है, वाटर, उसमें क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को रख देंगे। ठीक है, कुछ क्रिस्टल्स को रख देते हैं, कॉपर सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स को रख देते हैं। तो कुछ देर के बाद हम ये नोटिस करते हैं कि वाटर का जो कलर है, वाटर का जो कलर है वो कलरलेस से चेंज होकर क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ब्लू कलर का हो जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये कॉपर क्रिस्टल्स के जो पार्टिकल्स है वो पूरी तरह से वाटर में क्या हो गए, स्प्रेड हो गए। और स्प्रेड तभी हो पाएगा जब वो मोशन करेगा, यानी कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये बिल्कुल सही इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसे नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होते हैं। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। घर में आप लोगों को मम्मी ने यहाँ क्या किया होगा कि बोला होगा कि बेटा लो ये बिस्किट खोलकर डब्बे में पैक कर दो, है ना, बिस्किट खोलकर डब्बे में पैक कर दो। आपने भी क्या किया होगा, डब्बा खोला है, बिस्कुट को भरना स्टार्ट कर दिया। जब बिस्किट को भरना स्टार्ट कर दिया होगा या नमकीन को भरना स्टार्ट कर दिया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ बिस्किट्स जो हैं वो डब्बे में फिल नहीं हो पा रहे पूरी तरह से, है ना, कुछ बिस्किट्स रह गए। तो मम्मी लोग क्या बोलती कि बेटा डब्बा को थोड़ा हिलाओ ना, डब्बा को थोड़ा हिलाएगा तो जगह बन जाए, है ना, डब्बा को थोड़ा हिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जगह बन जाए। तो डब्बा को जैसे ही हम हिलाते हैं तो क्या होता है, कुछ स्पेस आ जाता है ना, और कुछ स्पेस आने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ और जो बचे बिस्किट्स हैं या नमकीन है उसे हम क्या करते हैं, फिर से उसे फिलअप कर देते हैं। ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होते हैं। जब अगर ट्रांसपेरेंट डब्बा है, डब्बा का ट्रांसपेरेंट होगा तो आप देख सकोगे कि वो जो पार्टिकल्स है, कुछ भी पार्टिकल्स का मतलब वहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है,
बिस्किट्स हो सकता है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट डब्बा अगर रहे, ट्रांसपेरेंट अगर बीकर रहे या डब्बा रहे, बॉक्स रहे, कुछ भी रहे, ठीक है, तो उसमें आप देखोगे कि ये जो पार्टिकल्स होगा या फिर बिस्किट्स होगा, बिस्किट्स हो गया या नमकीन्स हो गया, ठीक है, बिस्किट्स या नमकीन्स है, इसके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा, कुछ पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। नमकीन में होता क्लियरली नजर नहीं आएगा, लेकिन बिस्किट्स में क्या होता है, क्लियरली नजर आता है, ठीक है। और ये सब हो पाया क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ठीक है, नोट कर लो। ये तो ही जनरल बात। अब हम चलते हैं थोड़ा एक्सपेरिमेंटल वे में कि हम इसे कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, चलो प्रूव करते हैं। एक हमने क्या किया, एक बीकर लिया, ठीक है, एक क्या लिया, हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में 100 ml मैंने वाटर फिल कर दिया। क्या किया, 100 ml वाटर रख दिया, वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब 100 ml वाटर में हमने क्या किया, 50 ग्राम शुगर को, अच्छा 50 ग्राम शुगर को डालने से पहले एक काम मैं कर रहा हूं कि 100 ml वाटर जहां तक है वहां मैंने क्या कर दिया, एक निशान लगा दिया, ठीक है, एक मार्क दे दिया। और उसके बाद क्या किया, मैंने 50 ग्राम शुगर को इसमें डिसॉल्व कर दिया। क्या किया, 50 ग्राम शुगर को डिसॉल्व कर दिया। एक बात आप नोटिस करोगे, जब आप 50 ग्राम शुगर को 100 ml वाटर में डिसॉल्व करोगे, घोलोगे, तो देखोगे कि कुछ टाइम के लिए क्या होता है, ये जो वाटर का लेवल है, वाटर का जो सरफेस लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन जब शुगर पूरी तरह से वाटर में डिसॉल्व हो जाए, जब अच्छी तरह से घुल जाए, तो उसका लेवल फिर से क्या हो जाता है, सेम टू सेम हो जाता है, ठीक, उसका लेवल क्या हो जाता है, सेम टू सेम हो जाता है। तो अब बात यहाँ क्वेश्चन उठता है कि क्या शुगर का पार्टिकल्स आखिर गया तो गया कहाँ, क्योंकि वाटर का लेवल तो इंक्रीज हुआ नहीं। तो वाटर का लेवल जब इंक्रीज नहीं हुआ तो शुगर का पार्टिकल्स क्या हुआ होगा, वाटर के पार्टिकल्स के बीच जो स्पेस है उसके बीच में शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए होंगे, चले गए होंगे, जिसके कारण हमें शुगर पार्टिकल्स नजर नहीं आते और वाटर का लेवल भी नहीं बढ़ता है, ठीक है, नोट कर लो इसे। जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स था मैटर का, जो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स था पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, उसे मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये एक न्यू टॉपिक है कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। भाई ये अट्रैक्ट किस तरह से करते हैं, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स में क्या होता है, या तो अट्रैक्शन होता है या तो रिपल्शन होता है। लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन भी दो तरह का है। केमिस्ट्री में अट्रैक्शन भी क्या होता है, दो तरह का होता है। कैसा कैसा, एक अट्रैक्शन होगा आपका, एक जो अट्रैक्शन होगा वो सेम पार्टिकल्स के बीच में होगा। एक अट्रैक्शन होगा वो आपका क्या होगा, सेम पार्टिकल्स के बीच में होगा, ठीक है। एक अट्रैक्शन क्या होगा, सेम पार्टिकल्स के बीच में, और दूसरा अट्रैक्शन जो होगा वो डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में होगा, ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में होगा, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, और दूसरा क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कोहेसिव फोर्स या कोहेसिव अट्रैक्शन, ठीक है। जो फोर्स लगेगा उसके बीच में कौन सा होगा, कोहेसिव फोर्स। और डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होगा उसे हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स। क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। सेम पार्टिकल्स के बीच में जो होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा, और डिफरेंट पार्टिकल्स के बीच में होगा वो एडहेसिव फोर्स होगा। अब क्या होता है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, तो पार्टिकल्स के बीच में कुछ ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, ठीक है। और यही, अब जरूरी नहीं है कि कोहेसिव फोर्स सभी पार्टिकल्स में सेम हो, ठीक है, सभी पार्टिकल्स में कोहेसिव फोर्स सेम नहीं होगा। कोहेसिव फोर्स किसी मैटर में ज्यादा हो सकता है, किसी मैटर में कम हो सकता है। इसे हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे, जैसे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स को डिफाइन करते हैं, उसके बाद हम इसे अच्छे से समझेंगे, ठीक है। क्या है कोहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स या कोहेशन, कोहेसिव फोर्स या कोहेशन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन
same type of particles, the force of attraction between same type of particles are called, the force of attraction between same type of particles are called cohesion, ठीक है। सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे हम कोहेशन बोलेंगे या कोहेसिव फोर्स बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एडहेसिव फोर्स। इसे क्या लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन different types of particles are called adhesive force, ठीक है। तो अगर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो कोहेशन होगा, और डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बीच में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स के बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो वो एडहेसिव फोर्स होगा। नोट करो। अब जैसा कि मैंने यहाँ पहले ही बताया कि कोहेशन जो फोर्स होगा वो डिफरेंट पार्टिकल्स में डिफरेंट तरीके से होगा। जैसे कि लिख सकते, यहाँ लिख देते हम, द कोहेशन इज डिफरेंट इन द पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर, कैसे समझते हैं, क्या बोला, कोहेशन जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर में डिफरेंट हो, मतलब अलग अलग मैटर लेंगे तो उसमें अलग अलग कोहेशन फोर्स भी होगा। कोहेशन फोर्स सब में एक साथ नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्पेस पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। स्पेस अगर किसी पार्टिकल्स के बीच में किसी मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अगर स्पेस ज़्यादा होगा तो फोर्स भी कम होता है। इसे मैं आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट शो करना चाहूँगा। एक्सपेरिमेंट में क्या है कि एक हम चॉक लेंगे, एक आयरन नेल लेंगे और एक आइस क्यूब लेंगे। क्या कर लेना है, एक चॉक, एक आइस क्यूब और एक आयरन नेल, ठीक है। एक चॉक लिया मैंने, एक पीस लिया चॉक का, एक आइस क्यूब लिया और एक आयरन नेल लिया, तीन चीजें मैंने ली। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चॉक को, तीनों को हम क्या करेंगे, हैमर से बीट करेंगे। हैमर से क्या करेंगे, बीट करेंगे, पीटेंगे, ठीक है। हैमर से बीट करेंगे और बीट करने के बाद हम ये नोटिस करते हैं कि हैमर से बीट करने के बाद चॉक क्या है, इजीली ब्रेक हो जाता है। चॉक क्या है, इजीली ब्रेक हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। चॉक क्या है, इजीली ब्रेक हो जाता है स्मॉल पार्टिकल्स में, ठीक है। लेकिन आइस ट्यूब पे हमें थोड़ा लार्जर फोर्स लगाना पड़ता है, थोड़ा लार्ज फोर्स, है ना, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। आइस ट्यूब को अगर हमें ब्रेक करना हो तो हमें थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा हैमर से। लेकिन आयरन नेल पर, ये जो आयरन नेल है, आयरन नेल यानी कि लोहे की कील, है ना, आयरन नेल पर अगर हमें, आयरन नेल को अगर हमें ब्रेक करना है तो बहुत ज्यादा लार्जर फोर्स भी इसका कुछ नहीं पड़ता, है ना। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बावजूद भी इस पर कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि छोटा फोर्स, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाते हैं तो चॉक ब्रेक हो जाता है। थोड़ा ज्यादा अमाउंट लगाए फोर्स का तो आइस ट्यूब ब्रेक हो जा रहा है। लेकिन आयरन नेल को ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ही लार्जर फोर्स की जरूरत पड़ेगी, बहुत ही लार्जर फोर्स, बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि चॉक के पार्टिकल्स के बीच का जो कोहेशन है वो बहुत कम होता है। आइस क्यूब के पार्टिकल्स के बीच का जो कोहेशन है वो चॉक के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, और आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में जो कोहेशन है वो बहुत ही ज्यादा है। और इसी कोहेशन के बेसिस पे हम पार्टिकल्स को रिजिड
सॉलिड कहते हैं, ठीक है। जो भी मैटर के पार्टिकल्स के बीच का कोहेशन बहुत ज्यादा होगा, वो पार्टिकल्स क्या होगा, उतना ज्यादा रिजिड होगा। जितना ज्यादा कोहेशन फोर्स उतना ज्यादा रिजिडिटी, ठीक है। पहले नोट करो, फिर मैं उसे बताता हूं। अब एक बात यहां नोट करने लायक है। नोट करने लायक क्या बात है कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सिंपली बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा सॉलिड में, उसके बाद होगा लिक्विड में, और सबसे कम होगा गैस में, ठीक है। सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड में, सबसे ज्यादा लिक्विड में, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद गैस में। और जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, स्पेस बिटवीन जो पार्टिकल्स होगा वो सबसे कम होगा सॉलिड में, उससे ज्यादा होगा लिक्विड में, और सबसे ज्यादा होगा गैस में, है ना। स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच में होता है गैस में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और सॉलिड में बहुत कम स्पेस होता है। और अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, the forces of attraction between particles, the forces of attraction between particles is maximum in solids, is maximum in solids and minimum in gases, and minimum in gases, ठीक है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम किस में होगा, सॉलिड्स में होगा, और मिनिमम किस में होगा, गैसेस में होगा, ठीक है। इसे नोट करो। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिजिड एंड फ्लूइड। फ्लूइड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, रिजिड के बारे में पढ़ेंगे, रिजिड कैसे बनता है, ठीक है। रिजिड हम कहेंगे किसे, नेक्स्ट टॉपिक है रिजिड एंड फ्लूइड, ठीक है। रिजिड का मतलब होता है वो चीज जो अनबेंडिंग हो या इनफ्लेक्सिबल हो, जो फ्लेक्सिबल नहीं हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रिजिड कहते हैं। लिखते पहले रिजिड एंड फ्लूइड, पहले लिखते हैं रिजिड के बारे में। रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड मीन्स अनबेंटेबल, बेंडेबल, जिसे बेंट नहीं किया जा सकता, है ना, अनबेंटेबल और इनफ्लेक्सिबल, जो जिसे बेंट नहीं किया जा सकता या फिर जो कि इनफ्लेक्सिबल हो उसे ही हम क्या बोलेंगे, रिजिड बोलेंगे। जैसे कि एक स्टोन जो होता है, ये स्टोन इज रिजिड बिकॉज, stone is rigid because it is inflexible, जो कि inflexible हो उसे हम क्या बोलेंगे, rigid बोलेंगे, ठीक है। जिसे हम फ्लेक्सिबल मतलब मूव नहीं कर सकते, जिसका फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही कम होता है, मतलब जिसे हम मूव नहीं करवा सकते, बहुत ही रिजिड होगा, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, बहुत बार यूज करते समय हम बोलते हैं कि वो लड़का या वो लड़की क्या हो गया, बहुत ज्यादा रिजिड हो गया। तो रिजिड होने का मतलब क्या होता है, एक तरह से जिद्दी हो जाता है। तो जिद्दी हो जाता है, सॉलिड क्या होता है, एक तरह का जिद्दी होता है ना। उसे तोड़ने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन लिक्विड के लिए क्या है, आराम से हम कम फोर्स में भी काम चल जाता है। और गैस में तो फोर्स लगाना ही नहीं पड़ता। देखो गैस में हवा में आर पार करने के लिए हमें कोई भी ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन लिक्विड में हमें हाथ को आर पार करने के लिए, पानी से ही अपने हाथ को आर पार करने के लिए हमें थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा। और यही अगर किसी सॉलिड से आर पार करना होगा तो हमें कराटे सीखने की जरूरत पड़ जाएगी, नहीं तो हमारा हाथ वगैरह भी टूट सकता है ना। तो रिजिड का मतलब क्या होगा, जो अनबेंडेबल हो या फिर इनफ्लेक्सिबल हो। और स्टोन क्या होता है, रिजिड होता है क्योंकि ये इनफ्लेक्सिबल होता है। फ्लूइड के बारे में मैंने बताया था, क्या होता है फ्लूइड,
फ्लूइड का मतलब है मटेरियल which can flow easily, material which can flow easily and requires a vessel या container, requires a vessel or container to keep it, ठीक है। मतलब कि वैसा मटेरियल जो क्या कर सकते, इजीली फ्लो कर सके, और क्या चाहिए उसे रखने के लिए, रिक्वायर्स ए वेसल या कंटेनर टू कीप इट, लेकिन और उसे रखने के लिए हमें वेसल या कंटेनर की जरूरत पड़े, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड कहते हैं, ठीक है। और फ्लूइड में क्या आएगा, ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस, है ना, ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, ऑल द लिक्विड्स एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, ठीक है। जितने भी लिक्विड्स या गैसेस है सारे के सारे क्या होंगे, फ्लूइड्स होंगे, ठीक है। नोट कर लो। आपको दिख रहा होगा यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस को मैंने रिजिड, फ्लूइड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सॉलिड किसे बोला मैंने, ये सॉलिड इज ए रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर। सॉलिड क्या है, मैटर का रिजिड फॉर्म है, ठीक है। और क्या बोला, ड्यू टू देयर रिजिडिटी, सॉलिड के रिजिडिटी होने के कारण दे हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन इन एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड टू इट। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, रिजिडिटी होने के कारण ही अपने शेप को मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, ए लिक्विड इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। लिक्विड क्या है, फ्लूइड फॉर्म है मैटर का। मतलब कि क्या, विच ऑक्यूपाइज द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। और लिक्विड क्या करता है, जिस भी कंटेनर में हम उसे रखते हैं उसके लोअर पार्ट को ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। लोअर पार्ट में सबसे नीचे में वो रखता है। फिर क्या है, ए लिक्विड डज नॉट फिल द होल कंटेनर। एक लिक्विड जो होता है वो पूरी तरह से कंटेनर को फिल नहीं करता है। That is why it can be kept in an open container, जिस कारण हम इसे एक ओपन कंटेनर में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, ए गैस इज ए फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर। गैस भी क्या होता है, एक फ्लूइड फॉर्म है मैटर का, विच ऑक्यूपाइज द होल कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। और वो क्या करता है, पूरे के पूरे कंटेनर में वो स्प्रेड हो जाता है जिसमें हम उसे रखते हैं। क्या लिखा है, ए गैस डज नॉट हैव ए फ्री सरफेस। एक गैस के पास कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता। फ्री सरफेस का मतलब होता है कोई भी एक ऐसा सरफेस नहीं जहां पर गैस क्या कर सके, लाई कर सके, वो चारों तरफ इधर उधर मोशन में होते रहता है, ठीक। तो क्या बोला है, ए गैस डज नॉट हैव ए फ्री सरफेस। गैस के पास कोई भी फ्री सरफेस नहीं होता है। दैट इज व्हाई इट इज केप्ट इन ए क्लोज्ड कंटेनर। इसलिए हम गैस को क्लोज्ड कंटेनर में रखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी के बेसिस पे इसे नोट कर लोगे। अब हम करने जा रहे हैं इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, दैट इज फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स एंड गैसेस ऑफ फ्लोइंग इजीली। ये क्या, फ्लूइडिटी क्या है, लिक्विड्स और गैसेस का एक क्राइटेरिया है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके कारण लिक्विड्स और गैसेस क्या करते हैं, इजीली फ्लो करते हैं, ठीक है। और क्या बोला, ड्यू टू फ्लूइडिटी लिक्विड्स एंड गैसेस चेंज देयर शेप्स व्हेन सब्जेक्टेड टू एन आउटसाइड फोर्स। फ्लूइडिटी के कारण ही लिक्विड्स और गैसेस क्या करते हैं, अपने शेप को चेंज करते हैं जब कोई आउटसाइड फोर्स वर्क करता है। अच्छा देखोगे, दो वर्ड आए यहाँ पे, क्या, एक रिजिडिटी और दूसरा है फ्लूइडिटी, ठीक है, रिजिडिटी और फ्लूइडिटी। अब ये दोनों वर्ड्स में फर्क क्या है कि रिजिडिटी किसके पास होता है, जनरली सॉलिड्स के पास, ठीक है, और फ्लूइडिटी होता है आपके लिक्विड्स और गैसेस के पास। लिक्विड्स और गैसेस के पास क्या होता है, फ्लूइडिटी होता है। और सॉलिड्स के पास रिजिडिटी है और लिक्विड्स और गैसेस के पास फ्लूइडिटी है। तो सॉलिड्स के पास रिजिडिटी होने के कारण सॉलिड्स क्या करता है, जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो क्या करता है, अपने शेप को मेंटेन करता है। शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है, शेप मेंटेन करता है। कब,
जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो। और लिक्विड्स और गैस क्या करता है, शेप चेंज करता है। शेप क्या करता है, चेंज करता है। कब, जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। फर्क बस इतना सा कि जब भी लिक्विड्स या गैसेस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है तो वो शेप चेंज कर लेता है फ्लूइडिटी के कारण, जबकि सॉलिड्स अपना शेप मेंटेन करता है एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने पर, क्योंकि उसके पास कौन सा प्रॉपर्टी होता है, रिजिडिटी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों के पास पहुंचते रहे। थैंक यू।